Good morning, students. Welcome to our online study system of CR International School. And I am Mr. Ankur, PGT Chemistry. And our today's topic is relative atomic mass. And before starting this topic, I revised some old topics in our last videos. Okay? तो बेटा लास्ट वीडियो में आपको याद हो हमने क्या पढ़ाया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. उसके अंदर में कई सारे रूल्स थे और हमने क्या पढ़ाया था आपको, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ये हमारे लास्ट वीडियोस के टॉपिक्स थे. तो आप याद करिए बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमारे क्या कौन कौन से लॉ थे. हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ऑफ मास, और क्या था, गैलुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, और एक एवोगैड्रोस लॉ. ओके, तो बेटा ये सारे लॉ जो हमारे हैं ये किस बेसिस पर थे आप याद करिए. जैसे हमारे पास हमने जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, आपने ए कोई सब्सटेंस लिया 2 ग्राम, आपने बी कोई सब्सटेंस लिया ना, वो कितना 16 ग्राम, दोनों ने मिलकर कुछ बनाया और वो जो प्रोडक्ट बना उसका टोटल वेट कितना था बेटा आपका 16, 2 + 16 मिलके कितना हो गया 18. ओके, तो हमने ए सब्सटेंस का टोटल मास और बी सब्सटेंस का टोटल मास, उन्होंने आपस में रिएक्शन करी और एक प्रोडक्ट बनाया. ठीक है, तो हम जो मास ले रहे हैं बेटा वो पूरे प्रोडक्ट का ले रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हम उनका मास नहीं ले रहे ना. क्लियर है पॉइंट? इज इट क्लियर? ऐसे बेटा हमारे पास क्या था, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास था, मल्टीपल प्रोपोर्शन था, उसमें हम पूरे एलिमेंट पूरे सब्सटेंस जो कंज्यूम हो रहा है ना, जो रिएक्टेंट्स पूरे कंज्यूम हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उनका टोटल मास काउंट कर रहे हैं उन सब्सटेंस का, ना कि सब्सटेंस इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाए हैं. क्लियर है पॉइंट? तो डिफरेंस समझ में आया कि वो लॉ में जो कंजर्वेशन ऑफ मास था वो पूरे सब्सटेंस का था, और यहाँ हम जो यूज करेंगे वो किसका करेंगे बेटा, पार्टिकल का. जैसे आयरन की, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आयरन की एक रॉड है हमारे पास, हमने 1 kg ली तो हम उसको वे करेंगे. 1 आयरन की रॉड हमें दिख रही है, हमने उसको वेइंग मशीन में रखा, उसके छोटे छोटे पीसेस किए, 10 kg जब हुआ तो हमने रोक दिया उसकी वेइंग को. क्लियर? तो वो मास ऑफ द सब्सटेंस हुआ. लेकिन वो आयरन की जो रॉड है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स हैं जो डाल्टन थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है ना, कि एनी मैटर इज कंसिस्ट विद वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स. ओके, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है किसी भी सब्सटेंस के जिससे मिलकर वो बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम. क्लियर हो गया? तो आयरन की रॉड जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है बेटा, वो तो पार्टिकल हमें दिख भी नहीं रहे. ठीक है, आयरन की रॉड दिख रही है लेकिन रॉड जिन छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल से मिलकर बने वो पार्टिकल्स हमें दिख भी नहीं रहे. तो अब हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे पार्टिकल मतलब एटम्स के वेट की बात कर रहे हैं. तो डिफरेंस क्लियर हुआ उन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो मास की बात थी, है ना, और हमारे पास अब जो है, अब हम जो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ले रहे हैं. क्लियर पॉइंट? तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बेटा. आज से हमारा आज का जो हमारा लेक्चर है स्टार्ट, वो बेसिकली यहीं से, ये रिलेट मैंने आपको पुरानी चीज से किया. तो आप ही सोचो बेटा कि आयरन की रॉड जिन छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है, जो एटम हमें दिख भी नहीं रहे और हमें उसका मास पता करना है. क्यों? क्योंकि आप जानते हो भाई मैटर क्या होता है. मैटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि मैटर इज कंसिस्ट विद स्मॉल पार्टिकल्स और दैट हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. तो मैटर क्या होता है, कुछ मास होता है उसके अंदर और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. तो मास किसका होगा, जिन पार्टिकल से वो मिलकर बना है. वो पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम. और उस एटम का वेट क्या कहलाएगा, मास क्या कहलाएगा, है ना, एटॉमिक वेट. मास ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, वेट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक वेट. तो वो पता कैसे करें, प्रॉब्लम यहाँ है. समझ, जो चीज हमें दिख नहीं रही, जो छोटा पार्टिकल हमें दिख नहीं रहा, उसका मास या वेट पता कैसे करें. क्लियर? तो उस टाइम पे जो भी साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी, लेकिन कोई भी हाइपोथेसिस एग्जैक्टली मतलब क्लियर नहीं कर पाई या सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाई. तब लास्ट में बेटा काम आई जो एक थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया. एग्जैक्ट मास नहीं, बस एटम का एक रिलेटिव मास. ठीक है, मतलब रिलेटिव मतलब किसी के बेसिस पर मास जो बताया गया, एटम्स का मास किसी के बेसिस पर बताया गया. ठीक है, नहीं, उसको क्या बोला गया, रिलेटिव एटॉमिक मासेस. तो ये बताने में काम आया. एग्जैक्ट मास तो बहुत टाइम बाद पता चले जो एक्चुअल एटॉमिक मासेस थे, लेकिन शुरुआत में जो मास पता चले एटम्स के बेटा वो रिलेटिव थे, किसी के बेसिस पर बताए गए थे. कैसे बताए गए थे, उसमें काम आई हमारी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. तो वो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कैसे काम आई तो अभी हम वो देखेंगे. लेकिन आपको याद हो, पहले हम आपको बताते हैं कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपको रिवाइज कराते हैं होता है क्या, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो ये डिफाइन होना है. आपको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ही नहीं पता होगी, है ना, तो आप कैसे समझ पाओगे. तो याद करो, ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या थी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस having equal number of molecules at
सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब आपने सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर सेम ले रखा है। उस टाइम पर आपने मान लीजिए 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया, तो उन दोनों गैसेस के इक्वल वैल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? याद करो, हमने ये आपको इस टाइप से उस टाइम पढ़ाया था। जैसे मान लीजिए आपने 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है, और 1 वॉल्यूम, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस, और आपने इसी तरीके से क्या लिया है ना, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या लिया, गैस। तो ये गैसेस लिए हैं आपने मॉलिक्यूल्स नहीं लिए अभी। तो इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है ना, ये किसके बराबर होंगे बेटा, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। इस ऑक्सीजन गैस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, आपने जो भी वॉल्यूम लिया है 1 वॉल्यूम इसका लिया और 1 वॉल्यूम इक्वल है। हाँ, कंडीशन क्या है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर रहना चाहिए, इक्वल प्रेशर रहना चाहिए। उस पर बेटा यही तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है कि आपने हाइड्रोजन गैस का भी 1 वॉल्यूम लिया, इसका भी 1 वॉल्यूम लिया, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें इस हाइड्रोजन गैस में जितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे पास क्या होंगे, ऑक्सीजन गैस में, ये दोनों बराबर होंगे। अब यहां से देखिए कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ हम आए, उसकी बात करते हैं। आप जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, D इक्वल टू M अपॉन V, मास अपॉन या वेट अपॉन वॉल्यूम। क्लियर पॉइंट? और सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन हमें वेपर गैसेस की जो डेंसिटी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी याद आ गया। अब हमारे पास क्या है, हम सब्सटेंस की प्रैक्टिकली वेपर्स की डेंसिटी पता कर सकते हैं। वॉल्यूम हमने बराबर लिया, मान लीजिए हमने 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वेपर डेंसिटी होगी। तो वेपर डेंसिटी हमारे पास है, हमारे पास वॉल्यूम है, तो हम इसके बेसिस पर क्या उसका मास या वेट नहीं बता सकते। और मास और वेट का डिफरेंस आपको पता है ना, वेट क्या होता है, W बराबर mg, है ना, मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है m इंटू जी मिलकर क्या बन जाता है, आपका वेट बन जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब आप छोटी छोटी चीजें बेटा फिजिक्स और 9-10 क्लासेस में आप समझ के आए हैं। तो बात वही है बेटा, हमारे पास वॉल्यूम हमें पता है, हमने हाइड्रोजन का कितना लिया है ना, ऑक्सीजन का कितना लिया है, बराबर 1 वॉल्यूम लिया, तो वॉल्यूम हमारे पास है। हमारे पास प्रैक्टिकली हम वेपर डेंसिटी है, उसके बेसिस पे हम क्या पता कर सकते हैं, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का वेट कितना है ना, वेट ऑफ, है ना, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, और यहीं से हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या पाया कि भाई इन्होंने जो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया था उसका वेट पता किया, है ना, इसी तरीके से जो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया उसका पता कर लिया इन्होंने कि वेट ऑफ, है ना, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। और यहीं से हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये चीजें हैं। तो ये जब बेटा निकल के आया, ये आया 1:16। ओके, और आप जानते हो, यहां तक की चीज क्लियर हुई, वही वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम के बेसिस पर हमारे पास मासेस आ गए, वेट आ गया। तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस के जब मासेस का रेशियो आया वो 1:16। ये प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोगों ने अपना किया। लेकिन अब यहां हम हाइपोगैड्रो हाइपोथेसिस अगर लगाएं, तो जो 1 वॉल्यूम में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लीजिए 1 वॉल्यूम में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो वहीं पे 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में भी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस का वेट मास कितना आ रहा है, 16। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ रहा है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का कितना है। तो जब 10 मॉलिक्यूल्स और 10 मॉलिक्यूल्स में 1:16 का रेशियो है, तो अगर हम इसको 1:1 पे जाएं तो भी रेशियो क्या आएगा, 1:16 ही आएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं, है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका रेशियो भी क्या रहेगा बेटा, 1:16 ही रहेगा। ये मुझे बताओ आप लोग बेटा, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं देखो 1 मैं दोबारा कर देता हूं अब तक की चीजें, है ना, क्योंकि यही बेसिक पॉइंट है समझने के लिए। हमारे पास शुरू में हमने बेटा 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया, 1 वॉल्यूम का वेट पता किया, और हाइड्रोजन गैस के 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का वेट पता किया। वेट से मासेस भी आ गए, ये रेशियो हमें क्या पता चला, 1:16 का पता चला।
कि वन वॉल्यूम मास ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास कितना है 1:16। और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में भी जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे उतने ही ऑक्सीजन में होंगे। तो जितने, मान लीजिए हमने एज्यूम किया इसमें 10 मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी 10 है, तो 10 मॉलिक्यूल का मास इतना बनेगा, 10 का इतना बनेगा। तो उसी हिसाब से 1 1 में डिवाइड करेंगे तो रेशियो तो बराबर ही रहेगा ना, रेशियो थोड़ी बदलेगा। जितने भाई 10 गुना 1 10 1/10 टाइम्स ही हो जाएगा, 1/10 टाइम तो आएगा, तो रेशियो तो इक्वल ही रहेगा, 1:16 ही है। किसका? वन मॉलिक्यूल ऑफ मास ऑफ, है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास रहा क्या? 1:16 का ही रेशियो रहा। फिर हमें ये भी पता है कि जो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है बेटा, ये 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बनाया जाता है, और वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से। तो जब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास ये है और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 है, इसको फिर रेशियो निकाले 1/1 तो भी क्या आएगा? जो मास ऑफ वन एटम आया, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं इधर साइड में कर देता हूं, तो यहां से हमारे पास ये क्लियर हो गया। अगर मैं इस चीज पे जाऊं आपके पास, तो यहां से मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या हो गया? 1:16। और यहाँ से जब मैं बेटा 2 इसको फिर रिवाइज करूँगा, तो यहाँ से भी अगर मैं 1 का करूँगा तो ये 1 का भी रेशो तो वही रहेगा, रेशो तो डिफरेंट थोड़ी होगा, बट जितना इससे डिवाइड कर सकते। तो यहाँ से मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ आपके पास क्या आ गया? ऑक्सीजन का क्या आ गया? 16 टाइम्स। तो ऑक्सीजन का जो वेट है, ऑक्सीजन का जो मास है, वो हाइड्रोजन के मास का कितना है? 16 टाइम्स। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव। तो हमने ऑक्सीजन एटम का मास बताया, किसके बेसिस पर बताया? हाइड्रोजन एटम से रिलेट करके बताया। क्लियर है पॉइंट? तो यही बेटा हमारा क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि उस टाइम बेटा क्या था, सब सारे एलिमेंट जितने हमारे पास प्रेजेंट थे और उनके जो वेट आया निकल के, सबसे लीस्ट सबसे कम किसका था? हाइड्रोजन का। तो हम जब कंपैरिजन करेंगे किसी से कि भाई इसका ये कितने टाइम से कितने टाइम से, तो कंपैरिजन छोटे वाले से बड़े का करेंगे ना, कि इसका 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो हाइड्रोजन के बेसिस पर बेटा उस टाइम सभी एलिमेंट के वेट को क्या करा? बताया गया। इसी को क्या बोला गया? रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बेसिस पर बताया गया? हाइड्रोजन के बेसिस पर। कि किसी अब हमें आपसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूं, इसको हटा के अब यहां से क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो, जैसे एक ऑक्सीजन के बेसिस पे बताता हूं, अभी एक नाइट्रोजन के बेसिस पे था। जैसे हमारे पास क्या है, फिर मैं बुक के फॉर्मूले पे आता हूं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 1, या चलो यहीं से ले लेता हूं, हमारे पास जो आया कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये हमारे, और इधर हमारे पास क्या था बेटा? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैंने रिवर्स कर लिया, वहां ऑक्सीजन बाद में था, हाइड्रोजन पहले था। ये कितना निकल के आया अभी आपके सामने? रेशियो बेटा, है ना, 1 है। इन दोनों का रेशियो कितना है? मतलब रेशियो की फॉर्म में था तो 1 था। अब मैं अगर इनको इक्वल करना चाहूँ तो बेटा क्या होगा? ये ऑक्सीजन के 1 एटम का वेट, मतलब एक यूनिट ही तो है ना, एटॉमिक मास यूनिट। यहीं से बेटा क्या वर्ड आया था? AMU। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। एक सिंगल एटम की मास की यूनिट। ठीक है बेटा? तो ये हमारे पास क्या है? 16 है, और ये हमारे पास क्या है? 1 AMU था। क्लियर? चलिए, तो अभी ये AMU की चीजों को हटाता हूँ, अभी मास पे जाता हूँ सीधे सीधे। तो 16 और 1। तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये हाइड्रोजन के मास के 16 टाइम्स है? ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 16 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर पॉइंट? और बराबर क्या हो गया, है ना, और ये है चीज किसके बराबर बेटा? मास ऑफ, है ना, ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है हमारे पास? 16, है ना, और मास ऑफ
1 एटम ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 1, और इसको अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इक्वल आ गई, दोनों टर्म नहीं आ गई। तो ये चीज हमारे पास इसी के देखो फॉर्मूला, इसका देखो हम इसको एक फॉर्मूला बेस दे देते हैं, है ना, रिलेटिव मास ऑफ एनी एटम। क्लियर? वो बराबर क्या हो गया, ये इसको मैं क्या दे दूं, इसको मैं x टर्म दे दूं, x टाइम्स 16 टाइम्स है ना, इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मूला आपके समझ में आया। ये हमारे पास क्या है बेटा, यहां से चीज निकल के आई रिलेटिव मास ऑफ एनी एटम। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल जब इन्होंने यही काम बेटा उस पर किया, जैसे नाइट्रोजन पे लेके जाते हैं हम, तो जैसे इन्होंने देखो, मैं इधर समझाता हूँ आपको, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया और 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिया। जब इनका वेट निकाला गया तो ये रेशियो क्या आया, 1:14 का आया। किसका, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन का। अब वॉल्यूम से वेट का रेशियो आ गया, और वही बात इसमें भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां से भी बेटा जो मास ऑफ है ना 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा वो कितना आएगा 1, है ना, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन जो आएगा वो क्या है 14, 1:14 है। और अगर हम इसमें रखें देखो तो नाइट्रोजन का मास 14 है, तो हमारे पास क्या मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है 14, तो हाइड्रोजन के मास के 14 टाइम्स हो गया, तो मान लो x क्या हो गया टाइम्स ऑफ 14 × 1, और ये हमारे पास क्या है 14। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास चीजें आ गई रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन। अब बात आती है यहां से मॉडर्न डेफिनेशन कहां से आई, जो कार्बन पे बेस्ड है, C12 पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। आपको काम जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस है हम उसकी बात करते हैं। क्लियर? थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.